गरीब मछुआरे की मेहनती बेटी। बहुत समय पहले की बात है। यूपी के एक छोटे से गांव जहां एक मछुआरा सुरेश अपनी फैमिली के साथ रहता था। सुरेश बहुत गरीब मछुआरा था। मछलियां मिलने पर उन्हें बेचा करता था और उनसे पैसे कमाया करता था। किसी तरह उसका घर का खर्चा चलता था। सुरेश की अपनी पत्नी सुनीता और अपनी सुंदर बेटी मोनिका थी। बहुत गरीबी होने की वजह से सुरेश रोजाना मछलियां पकड़ने जाया करता। लेकिन एक दिन सुरेश को किसी मछली के डंक लगने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और वो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और घर में गरीबी होने की वजह से मोनिका अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा सकती थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से मोनिका बहुत ज्यादा परेशान रहा करती और अपने पिता को देख देख कर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता। ये सब देखकर मोनिका को बहुत ज्यादा परेशानी होती और वक्त के साथ साथ मोनिका काम करने का फैसला करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, आप पिताजी का ख्याल रखना। आज मैं जॉब इंटरव्यू के लिए अपने दोस्त साक्षी के साथ उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मोनिका अपनी दोस्त साक्षी के साथ उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और वहां पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी जॉब लग जाती है। मोनिका अपनी जॉब लगने की खुशी में घर पर पहुंचती है और अपनी माँ को खुशखबरी देती है। माँ, खुशखबरी की बात है कि मेरी जॉब लग गई। अब मैं साक्षी के साथ रोज काम पर जाया करूंगी और पिताजी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करूंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। अपने पिता की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मोनिका रोजाना अपने घर का सारा काम संभाल कर जॉब पर जाया करती और रोजाना मोनिका समय से पहले पहुंच जाया करती। ये सब देखकर मोनिका का बॉस बहुत खुश था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मेहनती भी। तुम समय से पहले हमारे ऑफिस पहुंच जाती हो। ये सब मैं अपने ऑफिस में लगे कैमरे से देखता हूँ। लेकिन तुम इतनी जल्दी मत आया करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर की कंडीशन ठीक नहीं है। तुम अपने टाइम से आया करो। रोजाना 1 घंटे पहले आकर अपना टाइम मत खराब किया करो। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ और इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहे। ठीक है, अब अपना काम करो। मोनिका एक बहुत एक्टिव लड़की थी और बहुत समझदार भी, जिस वजह से रोजाना अपना काम झटपट कर दिया करती और उसकी स्पीड देखकर कंपनी का मालिक बहुत खुश होता है और रोजाना ऐसे काम पूरा करने के बाद अपने घर चली जाया करती थी। तभी उसे एक दिन रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर कौन बनेगा बादशाह लिखा होता है और जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए कैश प्राइज मिलने का भी लिखा होता है। ये सब देखकर मोनिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, अच्छा हुआ मेरी नजर इस बोर्ड पर गई। कितना अच्छा है ना, कुछ सवाल पूछेंगे और मेरे सही जवाब देने पर मैं उस कंपटीशन में जीत जाऊंगी और मुझे कैश प्राइज भी मिलेगा जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवाऊंगी। और अभी जॉब की सैलरी आने में समय है, तब तक मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा देती हूँ। घर पहुंचकर मोनिका इस कंपटीशन के बारे में अपनी माँ को बताती है। माँ, कितना अच्छा कंपटीशन है और यूँ समझ लो कि भगवान ने हमारे लिए एक लॉटरी लगा रखी है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मुझे इस कंपटीशन में कुछ सवाल के जवाब देने होंगे और अगर मेरे सवालों का जवाब सही हुआ तो मुझे पूरे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन कितने दिन बाद है? जॉब के साथ तो इस कंपटीशन की तैयारी कर लोगी। माँ, मैं बॉस से कहकर 2 दिन की छुट्टी ले लूंगी और मैं अपनी जी जान लगाकर तैयारी भी कर लूंगी। ये सब बातें होने के बाद मोनिका की माँ वहाँ से चली जाती है। मोनिका अपना खाना पीना खाकर अपने कमरे में अपनी दोस्त से लाए हुए पुराने अखबार से बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज देखती है और कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। हे भगवान, मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में तो सोच लिया, लेकिन अब मैं रोजाना लेटेस्ट न्यूज कैसे देख सकती हूँ और कैसे सीख सकती हूँ? मुझे उस कंपटीशन में जीतना है, लेकिन रोजाना मैं न्यूज़पेपर खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? हे भगवान, मेरी मदद करो। मोनिका अपनी परेशानी के बारे में अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त पुराने न्यूज़पेपर उठाकर उसे दे देती है। ये सब देखकर मोनिका बहुत खुश होती है और मोनिका हर न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ती है और उसे समझकर अपनी जरूरत का पोर्शन कट करके रख लेती है। मोनिका रात दिन मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई करती है और 2 दिन इस तरह बीत जाते हैं। अगले दिन मोनिका का कंपटीशन होता है और मोनिका बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह उस कंपटीशन में पहुंच जाती है। वहां जाकर अपने प्रेजेंस को बता देती है। एक्सक्यूज मी मैम, आप मेरा नाम लिख लीजिए, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुकी हूँ।
ठीक है, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है। सभी पार्टिसिपेंट स्टेज के पीछे इंतजार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू होगा। एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट अपना अपना टेस्ट देंगे। सभी बच्चे वहां बैठकर बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और सब में से एक मोनिका भी घबराई हुई होती है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे एक एक करके अपने अपने कंपटीशन को देते हैं। स्क्रीन पर आए हुए सवाल देखकर बच्चे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मोनिका की बारी आती है। मोनिका भी हिम्मत जुटाकर स्टेज पर आती है और स्क्रीन पर आए हुए हर सवाल का जवाब देती है। सभी बच्चों के बीच में मोनिका बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी जाती है और एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है और उस ब्रेक के बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं और उसमें पता चलता है कि मोनिका इस कंपटीशन को जीत गई है। मोनिका कंपटीशन जीत जाती है। मोनिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी नाचने लगती है। मोनिका को स्टेज पर बुलाया जाता है और सारी फॉर्मेलिटी की जाती है। उसे 1 लाख रुपए का चेक दिया जाता है और कंपटीशन जीतने का सर्टिफिकेट। मोनिका बहुत खुश होती है और अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को ये खुशखबरी सुनाती है और 1 लाख रुपए का चेक अपनी माँ को देती है। मैं बहुत खुश हूँ माँ, अब इन पैसों से हम पिताजी का इलाज करवा सकेंगे। हाँ बेटा, तेरे पिताजी इतने दिनों से परेशान हैं, लेकिन हमारे पास पैसे ना होने की वजह से हम कुछ ना कर सके। लेकिन अब जब मेरी बच्ची इतना सब कुछ कर चुकी है तो अब हम इलाज करवाने में कोई देरी नहीं करेंगे। हम कल ही हॉस्पिटल चलेंगे। मोनिका अपने पिता का इलाज करवाती है और एक अच्छे इलाज के बाद कुछ दिनों बाद मोनिका अपने पिता और अपनी माँ के साथ अस्पताल से वापस अपने घर पहुँचती है और अपने पिता को अच्छे से चलता फिरता देखकर बहुत खुश होती है। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इलाज बहुत अच्छे से करवाया है हमने और आप बहुत जल्दी पहले की तरह हट्टे कट्टे हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है। उसके माता पिता हंसी खुशी रहने लगते हैं और मोनिका के पिता पहले की तरह साथ में बैठकर खाने पीने लगते हैं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। नेहा, विनीता, रोशनी और कोमल ये चारों बहनें एक किशनगंज नामक शहर में टूटे फूटे मकान में रह रही थी। मकान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। दीवारें चारों तरफ से चटक रही थी और छत से पानी टपकता था। जब भी बरसात होती थी उनके घर में पानी भर जाया करता था। चारों बहनों की जिंदगी बड़ी मुश्किलों में बीत रही थी। ऐसा हमेशा से नहीं था। बात कुछ वर्षों पहले की है, जब कमलेश की पत्नी विमला की 4 बेटियां थी। कमलेश हमेशा से चाहता था कि उसका एक बेटा हो जाए जो उसका कामकाज में हाथ बटाए और उसका वंश आगे बढ़ाए, परंतु एक बेटे की चाह में उसकी 4 बेटियां हो गई थी। बेटा ना मिलने की वजह से कमलेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गया था और दुख के चलते वो शराब बहुत ज्यादा पीता था। ए विमला, दिखा मुझे तूने कितने पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। मुझे शराब पीने जाना है, जल्दी से मुझे पैसे दे दे। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है, जब तुम हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो घर में हमारे सर पर मुसीबत खड़ी करने मत आया करो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। देख नहीं रही हो 4-4 बेटियां हैं घर में। मैंने तुझे कहा था 4-4 बेटियां पैदा करने को। मैंने तुझसे बस एक बेटा ही तो मांगा था, परंतु तेरे बस की कुछ नहीं है। मुझे जल्दी से पैसे दे दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। ये पैसे मैं घर के खर्चे के लिए जोड़ी हूँ। देख, पैसे तो मैं अपने आप ले लूंगा। तू क्या चाहती है कि तेरे ऊपर लड़कियों की बारिश कर दूं? चुपचाप से दे रही है या लाऊं अभी डंडा? विमला बहुत ज्यादा दुखी थी और वो कमलेश को किसी भी हालत में पैसे नहीं देना चाहती थी, परंतु कमलेश नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और अपनी पत्नी से पैसे छीन लेता है और जाकर ठेके से दारू पीने लग जाता है। कमलेश बहुत ज्यादा दारू पीता था, इसलिए उसे कुछ भी होश नहीं रहता था और इसके चलते अक्सर वो रोड पर गिर जाया करता था। उसे चोटें लग जाया करती थी। इसी तरह विमला अपनी 4 बेटियों की परवरिश बड़ी मुश्किल से कर पा रही थी। एक दिन कमलेश का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया में नहीं रहता।
कमलेश के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब बेचारी विमला के पास अपनी बेटियों के अलावा कोई सहारा नहीं था। परंतु अब विमला की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी और उसे कोई काम नहीं हो पाता था। उसके अंदर बहुत सी शारीरिक समस्याएं थी, उससे कुछ भी काम नहीं हो पाता था। विमला की चारों बेटियां अभी छोटी थी, जो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। बेचारी विमला अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ न कुछ मांग कर ले आया करती थी और अपनी बेटियों में बराबर बांट देती थी। परंतु ऐसा कब तक चलता? चारों बहनों में किसी न किसी चीज को लेकर बहुत झगड़े होते थे। माँ देखो ना, इसने मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए। अब आप ही बताओ मैं क्या पहनूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ मेरे कपड़े फट गए थे, इसलिए मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए। माँ मुझे नए कपड़े दिलवा दो ना, आखिर मैं कब तक फटे पुराने कपड़े पहनूंगी? मैंने तुम चारों को कितनी बार समझाया है कि तुम्हें किसी चीज के लिए लड़ना नहीं है। तुम चारों बहनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। देखो बेटा, पता नहीं मैं इस दुनिया में अब और कब तक रहूं। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा उम्र रह पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ आगे भविष्य में तुम चारों बहनें मिलकर रहो। मेरी बातें हमेशा ध्यान रखना। ठीक है माँ, हम बहनें कभी अलग नहीं होंगे। हम हमेशा आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलेंगे, कभी किसी का कोई बुरा नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। माँ आप ये कैसी बातें करती रहती हो? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। पापा भी हमें यूँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। अगर आप भी हमें छोड़कर चली जाएंगी तो फिर हमें भी इस दुनिया में नहीं रहना है। देखो बेटा, जो एक बार दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना ही होगा। यही रीत है, यही रीत हमेशा से चली आई है। किसी के चले जाने से जिंदगी कभी खत्म नहीं हो जाती है। और मैंने तुम सभी बहनों को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि तुम सभी बहनें अपनी भविष्य में कभी परेशान नहीं होगी। बस तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलती रहना। विमला पूरा दिन अपने घर में रहती थी और अपनी चारों बेटियों को अच्छे अच्छे संस्कार भरी बातें बताती रहती थी। अब चारों बहनें मिलकर घर के थोड़े थोड़े काम कर लेती थी और थोड़े में ही गुजारा कर लेती थी। परंतु एक दिन विमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। तभी वो अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाती है और चारों से कहती है, देखो बेटियों, अब मुझे लगता है मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। मैंने तुम लोगों को बहुत नाजों से पाला है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कोई भी लड़की परेशान हो। इसलिए तुम चारों बहनें हमेशा साथ रहना। चाहे कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाए, किसी को पीछे मत छोड़ना। तुम्हें आगे चलकर ये साबित करना होगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है। विमला इतना कहते कहते अपनी आखिरी शब्द बोल डालती है और स्वर्ग सिधार जाती है। चारों बेटियां अपनी माँ के जाने के दुख में बहुत रोती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद से चारों बहनें उसी टूटे फूटे मकान में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही होती है। बड़ी बहन नीलम गांव में लोगों का पानी भरती थी और पानी को घर तक देकर आती थी, जिससे गांव वाले खाने के लिए उन्हें कुछ दे दिया करते थे। और छोटी बहन कोमल घर पर ही मिट्टी के मटके बनाती थी और उन्हें कम दामों पर बेचती थी। इसी तरह उन बहनों के दिन गुजर रहे होते हैं। परंतु एक दिन मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मकान में से टप टप पानी टपक रहा होता है और घर में पानी भर जाता है। चारों बहनें अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर घर से बाहर निकल आती है और दरवाजे की चौखट पर बैठकर रो रही होती है। माँ देखो ना, ये कितनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ गई है। अब हम चारों बहनें मिलकर क्या करें? हमारे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है और हम अपना ये बचा कुचा सामान लेकर कहाँ जाए? बेचारी नीलम बड़ी बहन अपनी छोटी बहनों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो इस मुसीबत भरे हालत में अपनी बहनों को लेकर कहाँ जाए। चारों बहनें एक साथ चिपक कर बैठी होती है और रो रही होती है। तभी दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मत रो,
मुझे तुम्हारा ये रोना नहीं देखा जा रहा है। मैं जानती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक तुमने बहुत संघर्षों का सामना किया है और आज तो तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा। पूरे घर में पानी भरा हुआ है। परंतु अब बहुत हुआ। अब मुझसे तुम्हारी ये हालत अब नहीं देखी जाती। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ जो आज तक मैं तुम्हें नहीं बताई, परंतु लगता है अब सही समय आ गया है जब तुम्हें उन 4 जादुई लहंगों की आवश्यकता है। मैं जिन लहंगों की बात कर रही हूँ वो कोई मामूली लहंगे नहीं हैं, वो जादुई लहंगे हैं। वो जादुई लहंगे मेरी माँ ने मुझे दिए थे और कहा था कि मुसीबत के समय लहंगा उपयोग कर सकती हूँ, परंतु मैंने अपने जीते जी इनका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए आज वो जादुई लहंगों का राज मैं तुम्हें बता रही हूँ। सुनो, जब मौसम साफ हो जाएगा तो तुम चारों बहनें यमुना नदी के पास जाना। यमुना नदी को अपने सारे हालातों के बारे में बताना। वो तुम्हें जादुई 4 लहंगे जरूर देंगी। माँ आप कितनी अच्छी हैं। वहाँ स्वर्ग में भी जाकर आपने हमारे ऊपर नजर रखी कि आपकी बेटियाँ कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। मैं समझ गई हूँ। मैं अभी चारों बहनों के साथ मिलकर यमुना नदी के पास जाती हूँ और उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाती हूँ। वो यमुना नदी हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और इस समय तुम्हें मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम चारों बहनों ने बहुत साहस करके अपना जीवन व्यतीत किया है, परंतु अब तुम्हारे मुसीबत का समय खत्म हो गया है। विमला अपनी चारों बेटियों को जादुई लहंगों के बारे में सबको समझा देती है और उन्हें पास के यमुना नदी के पास जाने के लिए कह देती है। नीलम बड़ी बहन होने के नाते अपनी तीनों छोटी बहनों को लेकर यमुना नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर यमुना नदी के आगे हाथ जोड़कर अपनी सारी दुखद कहानी सुनाती है। ये कहानी सुनकर यमुना नदी को दया आ जाती है। हे यमुना नदी, हमें हमारी माँ ने आपके पास भेजा है और कहा है कि आप हमारी मदद करेंगे। हमारी माँ तो हमें छोड़कर स्वर्ग चली गई है और उन्होंने कहा है कि नदी भी हमारी माँ होती है। एक माँ होने के नाते आपको अपनी बेटियों की मदद करनी होगी, आपको हमारी सहायता करनी होगी। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम्हारी कहानी बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ विमला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। विमला इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। इस समय तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हें जादुई 4 लहंगे देती हूँ। ये लहंगे तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेंगे। नदी इतना कहकर चारों बहनों के सामने 4 सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट कर देती है। लहंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर थे और चमकदार भी थे। लहंगा को देखकर सभी बहनें अपना अपना मनपसंद का लहंगा ले लेती है और उसे पहन लेती है। लहंगा पहनने के बाद उन सभी के हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो एकदम राजकुमारी की तरह लगने लगती है। चारों बहनें एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है। माँ ने जिन जादुई लहंगों की बात की थी वो लहंगे तो हमें मिल गए हैं, परंतु इन लहंगे से क्या फायदा। हम इस लहंगे से क्या कर सकते हैं। इन्हें पहनने के बाद हम केवल सुंदर ही तो हुए हैं बस। हाँ नेहा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। ये लहंगे कोई आम लहंगे नहीं हैं। इन लहंगों से तुम कुछ भी मांग सकती हो। जब तुम्हें घर की आवश्यकता हो तो तुम इस लहंगे से कहकर एक घर भी मांग सकती हो। घर में रहने के लिए सामान, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और तैयार होने के लिए नया नया मेकअप तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम चाहो तो तुम इस लहंगे की मदद से कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकती हो, जिससे तुम्हें अपने जीवन में और तरक्की मिलेगी। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर बताई है नदी। आपने हमें ये जादुई 4 लहंगे दिए। हम इस लहंगे का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमारी माँ ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम इससे लोगों की मदद करेंगे, हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। इतना कहकर चारों लहंगे लेकर चारों बहनें नदी को धन्यवाद कहती है और वापस अपने टूटे फूटे मकान पर आ जाती हैं।
तभी नेहा अपने जादुई लहंगे से कहकर अपने टूटे फूटे मकान को नए मकान में बदल देती है और कोमल अपने लहंगे से कहकर घर में खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मंगवा लेती है। सभी बहनें लहंगे की जादुई शक्तियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। नेहा अपने लहंगे से मेकअप का सामान लेकर एक कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेती है और उसे चलाने लगती है। चारों बहनें मिलकर कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करती है और कॉस्मेटिक की दुकान धीरे धीरे बहुत बड़ी दुकान बन जाती है जो पूरे शहर में पॉपुलर हो जाती है। अब चारों बहनें पूरे शहर में जानने जाने लगी थी। चारों बहनों की इतनी तरक्की देखकर चारों बहनों के लिए एक घर से बहुत अच्छा रिश्ता आता है जिसमें 4 भाई होते हैं। चारों बहनों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो अपने अपने घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। चारों बहनें अपने लहंगे को संभाल कर रखती है और सोचती है कि जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति लहंगे की तलाश में होगा तो वो उसे वो लहंगा दे देंगी। इस तरह स्वर्गवासी माँ का दिया हुआ 4 लहंगों का तोहफा चारों बहनों के लिए बहुत जरूरतमंद साबित होता है।